हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हमने कर लिया था, तो अभी मॉडर्न थोड़ा रह गया है। इसमें मेन मेन चीजें रहेंगी, जैसे कि आंदोलन वगैरह वो सारे। और ये एक बार देख लेना है कि यूरोपियन आए किस इन्वेंशन से। तो मतलब इसमें स्टोरी है कि हुआ क्या था उस समय, क्या हुआ था अराउंड 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी में यूरोप में एक चीज हुई थी, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, और वहां पर मतलब स्टील इंजन बन गया, जो मोटर व्हीकल चलाने के लिए इंजन बन गया, और आयरन से बनी चीजें बनने लगी, मतलब वो शिप भी फिर आयरन और से इन सबसे बनने लगी। फिर एक कंपास का डेवलपमेंट हुआ, कंपास जैसे दिशा वगैरह देखते हैं उसका डेवलपमेंट हुआ। तो मतलब यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा रिच हो रहा था कि वहाँ पे वो मास प्रोडक्शन कर रहे थे, चीजें बना रहे थे, और उनकी जो भी हुई सामान, उसका फिर दूसरी जगह पर वैल्यू थी। लेकिन एक इनका क्या हुआ, उस समय 16th सेंचुरी के अराउंड में यहाँ पर एक जगह है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, एक जगह है ब्लैक सी है, यहाँ एक जगह है। तो ये जो जगह है उसको हिंदी में कहते हैं कुस्तुनतुनिया। प्रेजेंट डे में उसका नाम इस्तांबुल है। इस्तांबुल शहर सुना है? हाँ, तुर्की का, जैसा हमारा मुंबई है ना, ऐसे तुर्की में जो सबसे बड़ी सिटी है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, हब है, वो इस्तांबुल है। तो इस्तांबुल का पहले जो नाम था वो था कुस्तुनतुनिया। तो इसे इंग्लिश में जो अंग्रेज कहते थे, इसे कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कुस्तुनतुनिया था। अब कुस्तुनतुनिया क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर आपने ये वाला रीजन कैप्चर कर लिया, इसका मतलब आपने ये ट्रेड रूट यहाँ से बंद कर दिया। तो बेसिकली क्या था, उस समय यूरोपियन करते थे ट्रेड इंडिया के साथ में। अब इंडिया से आपको पता ही है कि क्या क्या ले जाते थे। हमारे यहाँ स्पाइसेस होते हैं, इनके यहाँ होते नहीं स्पाइसेस। इन्हें स्पाइसेस चाहिए होते थे। अब इन्हें स्पाइसेस क्यों चाहिए होते थे, क्योंकि ये फिश और मीट ये सब कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है। तो वहां पर ये फिश या मीट जो कंजप्शन करते थे, उसको प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए मसाले चाहिए होते हैं। अगर फिश या कोई भी चीज आपको प्रिजर्व करनी है, आपको स्टोरेज आ गया, उस समय फ्रिज नहीं थे, उस समय मसाले लगाकर ही उनको सुखा करके रखा जाता था, ताकि वो लंबे समय तक खा सके उसको। तो ये हमारे यहाँ से वो लेकर जाते थे स्पाइसेस वगैरह। तो हमारा सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता था स्पाइसेस का होता था। और हमारे यहाँ से सोल्ट बिटर जो गन गन पाउडर होता है वो लेकर जाते थे हमारे यहाँ पे, क्योंकि इसका प्रोडक्शन होता था। और बहुत सारी चीजें यहाँ से लेके जाते थे, जैसे हैंडीक्राफ्ट के बने हुए हाथ के कपड़े, और बहुत सारी चीज, कॉटन टेक्सटाइल हमारे यहाँ का बहुत फेमस था। फिर इस इनका और एक और जो रीजन था ट्रेड करने का, वो था ये वाला रीजन, इंडोनेशिया वाला। सेम जैसे हमारे यहाँ पे स्पाइसेस पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में भी स्पाइसेस पाए जाते हैं। तो इनका जो सेकंड डेस्टिनेशन था वो इंडोनेशिया था। थर्ड डेस्टिनेशन था इनका चाय। यहाँ से जो यहाँ तक एक रूट जा रहा होता है, इसे पुराने समय में कहते हैं सिल्क रूट। अब इसका सिल्क रूट नाम सिल्क से ही पड़ा है, क्योंकि ये चाइना के साथ जो है सिल्क का ट्रेड करते थे। जो सिल्क होता है, रियल जो सिल्क होता है, उसका ट्रेड करते थे, और इसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। अब हुआ क्या, कुछ कुछ दुनिया फतेह कर लिया ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर का आपको पता ही होगा, तो तुर्की का साम्राज्य था 16th सेंचुरी के आसपास में, सबसे बड़ा साम्राज्य था। और ओटोमन की जो पावर है ये इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी कि ओटोमन ने ये वाला एरिया तो कैप्चर कर ही लिया, उसके साथ साथ ये वाला भी और ये वाला एरिया भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, और इन्होंने यहाँ से रास्ता कर दिया बंद कि अब यहाँ से कोई शिप नहीं जाएगा। कौन सा वाला, दो रास्ते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक तो ये वाला और एक ये वाला, कि यहाँ से कोई शिप नहीं जाएगा। लैंड रूट भी बंद कर दिया, ये वाला रूट भी बंद कर दिया कि यहाँ से कोई वैसे भी नहीं जा सकता। तो इन्होंने ये रास्ते अरब्स ने बंद कर दिए, इसके लिए, इन यूरोपियन के लिए। इन्होंने क्या किया कि हम ही ट्रेड करेंगे इन कंट्रीज के साथ, यूरोपियन को नहीं करने देंगे, तो रास्ता बंद कर दिया। अब यूरोपियन परेशान, क्योंकि चाहिए सामान तो चाहिए ना उनको, क्योंकि अब हमारा कोई रास्ता बंद कर दे कि भाई तुम उस जगह से ये सामान नहीं ला सकते, या अब जैसे कि लड़ाई चल रही है गाजा में, और ये वाला रास्ता कोई बंद कर दे, ये लोग बंद करते हैं कि हम नहीं जाने दे रहे तेल इधर से, तो हमारी तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी।
लिए तो इतना ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे सब भगदड़ मच गई एकदम। यूएन में सब वोट कर रहे हैं। अभी यूएन में रेजोल्यूशन आया था तो 153 वोट है और प्लस इंडिया ने भी दी वोट इस बार कि गाजा में सीज फायर कर दो। सीज फायर मतलब कि युद्ध विराम कर दो, रोक दो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, क्योंकि अब तक गाजा में मरने वालों की जो संख्या है वो 18,000 से ऊपर, और जो जितनी भी पॉपुलेशन गाजा की है वो सब घर छोड़ के चले गए, होमलेस हो गए। अराउंड 80 मिलियन के करीब जो पॉपुलेशन है वो घर छोड़ गए। तो ये इसलिए इसके ऊपर आज भी इसके ऊपर झगड़ा है कि इसलिए सब है कि यहाँ पर अगर लड़ाई होती रहेगी तो अरब कंट्री रास्ता बंद कर देंगे इधर से, तो तेल नहीं आ पाएगा। तेल के अलावा और भी चीजें यहाँ से आती हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यूरोपियन को क्या लगा कि भाई अब क्या करें, तो यूरोपियन जो है एक नाविक था, उसका नाम सुना होगा, जिसने अमेरिका की खोज की है, उसका नाम क्या था? कोलंबस। अमेरिका की खोज सर किसने की थी? कोलंबस ने। कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में क्या हुआ, अब इनके यहाँ पे यूरोप में क्रिश्चियनिटी उस समय फल फूल रही थी। अगर ऐसा था कि इनको अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक थे, तो इनको था कि और जगह भी फैलाएं क्रिश्चियनिटी को, और जगह भी फैलाएं। मेन मोटिव इनका यही था, और फिर ट्रेड भी करना था। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से स्पेन से निकला कोलंबस। कोलंबस निकला इंडिया के लिए। कोलंबस को इंडिया जाना था। अब कोलंबस उस समय कहाँ किसी को रास्ते पता होते थे, वो तो कंपास लेके निकला था। अब वो इंडिया तो पहुंचा नहीं, वो यहाँ पर था अमेरिका। तो वो इंडिया तो पहुंचा नहीं, वो यहाँ अमेरिका पहुंच गया। वेस्ट इंडीज, इसका नाम वेस्ट इंडीज तभी रखा जब कोलंबस इस जगह पहुंचा। इंडिया नहीं पहुंच करके कोलंबस यहाँ पहुंच गया, और इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि कोलंबस के नाम को अमेरिका रखा गया। एक्चुअल में अमेरिका नहीं गया था, वो एक्चुअल में वेस्ट इंडीज यहाँ पहुंच गया था। उसने सोचा था कि इधर की तरफ जाएंगे तो इंडिया मिलेगा, पर इंडिया नहीं था। ठीक है, उधर इंडिया नहीं था ना, जिस तरफ वो चला, इस तरफ चला तो उसे लगा कि इंडिया मिलेगा, पर इंडिया नहीं मिला, उसे यहाँ मिला वेस्ट इंडीज। तो उसने वेस्ट इंडीज की खोज की थी, और आज भी सम्मान के तौर पे ये कह देते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। एक्चुअल में वो वेस्ट इंडीज गया था। अब फिर ये वाला रूट जब इसने खोजा, तो फिर पोर्तुगीज को ये वाला रूट मिला, ये वाला। पहली बार जो आया था इंडिया इस रूट से होते हुए, इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप से ही होकर के वास्को डिगामा फिर हमारे यहाँ इंडिया में आया था पहली बार। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? कोलंबस की वजह से, क्योंकि कोलंबस तो इंडीज तक पहुंचा। अब फिर उन्होंने रास्ता देखा कि भाई अच्छा उधर नहीं है इंडिया, तो फिर उधर होगा। वो कंपास से लगाते थे, किसी को नहीं पता था, मैप होते थे, लेकिन आज के जो हमारे मैप है बहुत पॉइंटेड है। उस समय उतना मैप का नहीं था, बहुत मुश्किल था। नक्शे थे लेकिन उनमें आप 100% नहीं बता सकते कि ये चीज यही है, क्योंकि गूगल नहीं था, है ना। इमेजिन करो उस समय तो कुछ नहीं था। तो फिर वास्को डिगामा 1498 में वास्को डिगामा भारत आया, और ये कहाँ पर आया? ये जमूरिन की कोर्ट में आया। अब जमूरिन कौन था? जो यहाँ पर केरल में राज्य करते थे ना, तो ये राज्य था पूरा जमूरिन। तो वहां पे जो वहां का राज्य है उसे जमूरिन का राज्य कहते हैं। जमूरिन किंग का नाम नहीं है, किंग का नाम तो समूथरी था। समूथरी, किंग का नाम तो समूथरी था, बट वो जो किंगडम किसका था, वो जमोरिन का किंगडम था। मतलब उस राज्य का नाम है ना, मुगल राज्य, मुगल एम्पर एम्पायर, ऐसे ही इसका जमोरिन था। तो जमोरिन कोर्ट में वास्को डिगामा 1498 में आया। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें से ही बन जाता है कि वास्को डिगामा किस वर्ष भारत आया था? तो 1498 में आया था। फिर ऐसे एक और क्वेश्चन बनेगा कि वास्को डिगामा किसकी कोर्ट में आया था? तो जमोरिन कोर्ट में आया था। और उस समय राजा कौन था? तो समुद्री जो है उस समय राजा था। इसमें नोट पॉइंट मैंने इसलिए लिखवाया क्रिस्टोफर कोलंबस का, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो ये सब किया है, ये 1498 से पहले का ही है, मतलब 1498 से पहले का ही है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में, और वास्को डिगामा आया था 98 में। इसलिए क्रिस्टोफर का पहले नोट कर लेना, या जैसे भी एडजस्ट हो जाएगा। फिर अब इसके बाद जो है एक और फिर जनरल आता है 1500 में, ये आता पेड्रो कैब्रल सेटअप
फैक्ट्री एट कालीकट। तो पेड्रो कैब्रल जो है, इसने कालीकट में पहली फैक्ट्री वो की। फैक्ट्री मतलब वही कारखाना टाइप इन्होंने अपना एस्टेब्लिश कर दिया, उसे ये फैक्ट्री कहते थे। फिर 1501 में वास्को डी गामा फिर भारत आया। वास्को डी गामा पहली बार, और वास्को डी गामा के बारे में एक और बात कही जाती है, जब वो आया था अपने कार्गो को लेकर, तो उस समय अगर उसके कार्गो की वैल्यू जो थी वो 10 रुपए थी, तो जब वो वापस गया तो वो उसका 60 गुना लेकर गया। अपने कार्गो का 60 गुना जो था उसकी वैल्यू का सामान लेके गया था। और जब वो यूरोप में गया तो लोग पागल हो गए कि ये क्या लेकर आया है, मतलब इतना कुछ, इतनी वैल्यू का सामान है। और फिर उसने दुगने दामों पे वहां पे, 60 गुना दामों पे, मतलब वहां पे दुगना तो बहुत कम है, 60 गुना दामों पे वो सामान बेचा था जो वो इंडिया से कार्गो भर के लेके गया था। ठीक है, तो एक्सप्लोइटेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इसके बारे में यही कहा जाता है कि कार्गो लेकर आया था अपना, जैसे कि मान लो एक शिप, हाँ एक शिप लेकर आया, एक शिप लेकर आया और इसने यहाँ से खरीदारी करी इंडिया से, और अगर इसने 10 रुपए की खरीदारी करी तो ये 60 गुना ज्यादा इसने माल वहां जाकर बेचा। तो यूरोप में फिर इनकी वैल्यू बढ़ गई। और क्योंकि ये गवर्नमेंट भी इनको वो करती थी, इनकी गवर्नमेंट सपोर्ट के वही इंतजाम करते थे, तो फिर गवर्नमेंट ने भी इनके लिए और अरेंजमेंट बनाए, और करो वहां पे व्यापार। और फिर इंडिया से इस तरह से व्यापार स्टार्ट हो गया यूरोप का। पहले किसी को पता नहीं था यूरोपियन का, और यूरोपियन आए भी नहीं थे, जब यूरोपियन आने स्टार्ट हुए तब पता चला कि इंडिया भी है, और फिर एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो गया। फिर 1500 में पेड्रो कैब्रल ने एक फैक्ट्री लगा दी कालीकट्टम। 1501 में वास्को डिगामा फिर आया, ये वापस आया, और आने के बाद इसने क्या किया, अब इसने कन्नौर में, ये सब केरला के पास है प्रेजेंट में, कन्नौर, कोच्चि, कालीकट, कालीकट का नाम अभी कोच्चि कोड कर दिया है, कालीकट का जो नाम है बदल करके वो कोच्चि कोड कर दिया गया है। तो इन सब जगह पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली। फैक्ट्री मतलब ये अब वहां पे सेटलमेंट करने लगे, रहने लगे उस जगह पर टेम्परेरी, और वहां पे वही सामान खरीदते थे और शिप को भेज देते थे पुर्तगाल। पुर्तगाल कहाँ पर, पहले ये देख लो, देखो ये स्पेन है यहाँ पर, और यहाँ एक कंट्री है छोटी सी, ये है पुर्तगाल। यहाँ जो है ये पुर्तगाल। जो ये है रोनाल्डो, फुटबॉल का प्लेयर है ना, पुर्तगाल का। हाँ, तो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल का। फिर अब उसके बाद क्या हुआ, एक एक और गवर्नर है 1505 में, अल्मीरा, उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। मतलब अल्मीरा ही याद रखना, क्योंकि अल्मीरा ही छोटा है, नहीं तो पढ़ोगे तो ऐसे याद नहीं होगा। 1505 में अल्मीरा जो है, इसे वहां की गवर्नमेंट ने इंडिया का गवर्नर बना दिया। कि मतलब जो कंपनी है पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल वालों ने इन्हें गवर्नर बना के भेजा कि मतलब तुम संभालोगे जो हमारा पुर्तगाली जो भी सामान वो है हमारा वहां पे सेटलमेंट, उसको तुम संभालोगे, उसे गवर्नर बना दिया। तो ये पहला अमेरिका, अल्मीरा जो है ये पहला गवर्नर बना था, पुर्तगाली गवर्नर इन इंडिया। फिर इसने स्टार्ट कराई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है बेसिकली इसमें इसे नीले पानी की नीति भी कहते हैं, और इसने इसके तहत यहाँ पर अपनी मतलब पकड़ बना ली कि यहाँ शिप वगैरह लगवा दिए, और मतलब इस एरिया पे इनकी मोनोपोली हो गई, मतलब किसी को आने नहीं देते थे, मतलब इस सी वाले एरिया को कब्जा लिया। आज के टाइम में होता है ना, अगर किसी और के पानी में शिप चला जाता है तो पकड़ लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ के पाकिस्तान ने कितने पकड़े, हमने पाकिस्तानों की कितने पकड़े शिप। ठीक है, तो सेम ऐसे ही होता था, ये किसी को आने नहीं देते थे। हाँ, मतलब कि ये अब हमारा है, उसे भी नहीं छोड़ दे, उसमें भी देखते हैं ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जासूस है ये तो भारत में। अभी हुआ तो था किसका, ये जो सीमा हैदर वगैरह आई थी, इसके बारे में हमारे यहाँ हुआ था ना कि जासूस तो नहीं है। हाँ, तो वो है, सब देखना पड़ता है सिक्योरिटी। तो फिर इसने अल्मीरा ने तो और बढ़ा दिया अपना यहाँ पे सिस्टम। अब इसने क्या किया, पहले तो सिर्फ फैक्ट्री लग रही थी, फैक्ट्री लग रही थी ट्रेड पर्पज से कि व्यापार के लिए लगाएंगे, लेकिन अब इसने किलाबंदी करवानी स्टार्ट कर दिया। किलाबंदी जब होती है इसका मतलब कि वो परमानेंट बैठ गया वहां। किलाबंदी का क्या मतलब है कि ये आपका रीजन है, और वहां पे उसने फोर्टिफिकेशन करवाना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसको
कि अगर कोई युद्ध करेगा या कोई हमला करेगा तो ये ब्रीच ना हो पाए उस एरिया में। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब है, आपने देखा होगा ऐसी जगह पर ही फोर्ट बने हुआ था जो बहुत ऊंची जगह पर, ऐसी जगह पर किले बनाए जाते, तो राजा उस ऊंची जगह पर रहता था ताकि कोई हमला करे तो राजा तक ना पहुंचा जाए। तो सेम ऐसे ही अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने किले बनने स्टार्ट करवा दी। इसका मतलब ये अब परमानेंटली यहाँ पे आके बैठ गए। कालीकट, कोच्चि और कन्नौज में इसने अल्मीड़ा ने फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक और आता है, इसका नाम था अबुकर। तो अबुकर्क जो है, अब अबुकर्क ने युद्ध भी स्टार्ट कर दिया, मतलब इसने तो फोर्टिफिकेशन करवाया था अल्मीड़ा ने, अबुकर्क ने युद्ध भी स्टार्ट कर दिया। इसने क्या किया, बीजापुर के सुल्तान से लड़ाई की और बीजापुर के सुल्तान से गोवा ले लिया। तो गोवा जो है टिल इंडिपेंडेंस पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई और उसके बाद जब ये लोग नहीं जा रहे थे गोवा छोड़ के, तो सरदार पटेल ने क्या किया, यहाँ पे आर्मी भिजवा दी, मिलिट्री भिजवा दी, इनको भगा दिया। ये जा नहीं रहे थे पुर्तगाली, सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए हैं, ये बात याद रखने वाली है। ये लोग पहले आए थे और सबसे एंड में गए, क्योंकि इनके बाद में डच आए, डच चले गए, डच का नहीं पता, फ्रेंच आए, फ्रेंच भी चले गए। फिर जो ये थे इंग्लिश आए, इंग्लिश भी चले गए, इंडिपेंडेंस से ये पहले ही भगा दिया उन्होंने, पर ये सबसे बाद में गए थे। अराउंड 1960 में गोवा को इनसे आजाद करवाया, 1960 में गोवा को मतलब वो बनाया था स्टेट, और उससे पहले इनको पुर्तगाली ने कब्जा कर रखा था। तो इसने क्या किया, गोवा को कैप्चर कर लिया परमानेंटली बीजापुर के सुल्तान से। यहाँ पर बीजापुर है और यहाँ छोटा सा गोवा है, इसने बीजापुर के सुल्तान से लड़ाई की और गोवा को कैप्चर कर लिया। अब इसने वहां पर देखा कि यहाँ पर तो भाई सती प्रथा ज्यादा है। अब इसने पहली बार पूरी कंट्री में है, लेकिन गोवा में सती अबॉलिश हो गई थी उस समय। ये 1510 की बात है, 1510 में जो सती है गोवा में इसने अबॉलिश कर दी थी, मतलब क्राइम बना दिया था कि अगर कोई भी करेगा तो उसको सजा मिलेगी, सजा उसके लिए, सती के लिए। नेक्स्ट इसे कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, क्योंकि इसने गोवा भी छीन लिया, लड़ाई वगैरह की, तो इसलिए कहते हैं इसे रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज, यानी पुर्तगाली शक्ति का जो रियल संस्थापक है वास्तव में, वो अबुबकर को माना जाता है। इसके बाद एक और जनरल आए 1530 में, निनो दी कूना। निनो दी कूना ने हेडक्वार्टर जो है कोच्चि था, पहले केरल में है कोच्चि, उसके बाद गोवा कर दिया, हेडक्वार्टर अपना शिफ्ट कर दिया। और आज भी गोवा में अगर आप लोग जाओगे तो आपको गोवा रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग लगेगा, क्योंकि गोवा में इनके सेटलमेंट है, इन्होंने वहां चर्च बनाए, बाकी सारी चीजें की है। और गोवा का जो रहन सहन है वो भी आपको यूरोपियन ज्यादा लगेगा, इंडिया से वो बिल्कुल अलग लगता है गोवा। तो गोवा से इसने कोच्चि से गोवा शिफ्ट कर दी और वहां पर ये जाकर रहने लगे। फिर इसके बाद गुजरात में एक राजा था जिसका नाम था बहादुर शाह। तो गुजरात का जो राजा था बहादुर शाह, उससे इनकी दोस्ती हो गई और बहादुर शाह ने इन्हें एक बसीन का आइलैंड दे दिया और दमन और दीव दे दिया। अब दमन और दीव और बसीन कहाँ पर है, यहाँ पर जैसे छोटा सा हम बना लेते हैं गुजरात, तो जैसे यहाँ गुजरात है तो यहाँ दो छोटे छोटे आइलैंड है, एक का नाम बसीन है और एक का नाम दमन दीव। तो दमन दीव भी इनके कब्जे में रहे थे तब तक, बाद में ये छोड़ के गए थे। और अब दमन दीव जो है ये यूनियन टेरिटरी बनी, मतलब ये यूनियन के अंडर में। और बसीन जो है ये महाराष्ट्र का पार्ट है। तो बसीन और दमन और दीव इसने गुजरात के रूलर से ले लिए थे, लेकिन गुजरात के रूलर के साथ इन्होंने बहुत बुरा किया था। गुजरात के रूलर को इन्होंने डिनर पे बुलाया था शिप में, और फिर उसको मार दिया था, क्योंकि उन्हें उसे पता चल गया था, बसीन और ये देते ही दमन और दीव ये उस राजा के काम में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे बादशाह को मतलब बादशाह ने विद्रोह किया कि भाई ऐसे मत करो तुम लोग, मतलब मेरे काम में क्यों दखल दे रहा, तो इन्होंने फिर उसे डिनर पे बुलाया दोस्ती के बहाने और फिर उसे मार दिया था बहादुर शाह को, इसको। फिर 1498 से अगर हम पूरी समरी देखें तो फिर एक लास्ट में बचा सेंथोम। सेंथोम ने नागापट्टनम में फर्दर अपना इस्टेब्लिश किया। अब इनकी जो नीति थी रिलीजियस भी थी, ये चाहते थे कि मतलब हम इंडिया को क्रिश्चियंस बना देंगे, ये मतलब यहाँ पे फैलाने आए थे क्रिश्चियनिटी, चाहते थे कि मतलब भारत का जो राजा है उसको क्रिश्चियन बनाएंगे। अब उस समय जो राजा था किंग था, कौन था, अकबर। तो उस समय अकबर था। अब ये, हाँ,
1500 बेटा टाइम देख रहे हो, 1500 के आसपास जो है, यहाँ तक तो यहाँ तक तो 1530 तक तो ये था हुमायूं। हुमायूं को बहादुर शाह इसने शेर शाह सूरी ने, अब उस समय का पॉलिटिकल इंडिया का भी देखो, 1530 में हमारे यहाँ क्या था, हुमायूं का शेर शाह सूरी के साथ युद्ध चलता था। अब हुमायूं को भगा दिया था शेर शाह सूरी ने। फिर 1556 के आसपास इन्होंने जेसुइट मिशन भेजे जब अकबर राजा था, किंग था, 1556 के आसपास। अब इन्होंने क्या किया, मिशन भेजे किसको, एक्वाविया और मोन्सराटे को पहली बार भेजा, और फिर भेजा जैवियर, जेरोम और पिंटेरो को। ये थे वहां के जो पोप होते हैं, चर्च के जो वो होते हैं, जो धार्मिक होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पंडित है, मुल्ला है, वो मतलब इमाम वगैरह है, ऐसे। तो सेम ऐसे ही इनके पोप होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पोप भेजा था और ये चाहते थे कि अकबर को कह दें कि क्रिश्चियन बन जाए। बट अकबर ने बहुत अच्छे से इन्हें बुलाया और इनके साथ मतलब अच्छे से व्यवहार किया, मेहमान की तरह रखा। लेकिन ये लोग निराश वापस चले गए क्योंकि अकबर क्रिश्चियन बनने वाला नहीं था, ठीक है। तो क्योंकि अकबर रिलीजियसली बहुत टॉलरेंट था, अगर अकबर की पॉलिसी देखी जाए तो अकबर रिलीजियसली बहुत टॉलरेंट था। वो हर रिलीजन को लेता था, उनके थियोलॉजियन से बात करता था। उसके लिए उसने एक इबादत खाना भी बनवाया था। इबादत खाने में वो बुद्ध, सिख, जैन, पंडित सबको बिठाता था और फिर उनसे एक सवाल पूछ लेता था। उस सवाल का वो आपस में जब बहस करते थे वो सुनता था। उसे पसंद था कि जो रिलीजियस अलग अलग सिस्टम है वो कैसे होते हैं। तो अकबर नहीं बना क्रिश्चियन, ये निराश वापस चले गए। अक्वाविया मोन्सेराटे और ज़ेवियर जोरोमो फिनहेरो। तो ये थी पुर्तगीज की कहानी, और उसके बाद यहाँ पे ये सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। इसके बाद हमारा थोड़ा सा छोटा रहेगा, वो करेंगे बाद में डच। डच के बाद जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इंग्लिश पर। और जब इंग्लिश करेंगे तो उसी के साथ फ्रेंच भी कर लेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश है इनकी लड़ाई डच से नहीं हुई थी, इनकी हुई थी फ्रेंच। तो इन्होंने फ्रेंच को नहीं यहाँ पे पावर स्टैब्लिश करने दी थी इंग्लिश ने। और बेसिकली इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया था, जो मेन चीज करेंगे वो इंग्लिश करेंगे, क्योंकि ये तो अब इंडियन पॉलिटिक्स में भी एंटर करेंगे, आपस में राजाओं को लड़वाएंगे और सारा धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें बस डेट्स याद रखनी है, कौन कब आया था, क्योंकि आपको उसमें डेट भी आती है। और नाम याद रखना है कि वास्को डी गामा पहले आया था, उसके बाद पेड्रो कैब्रल ने फैक्ट्री बनाई। और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है अब ऊपर इसके अल्मीड़ा के बारे में कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो अल्मीड़ा था। इस तरह से इनको याद रखना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोवा को बीजापुर के सुल्तान से किसने कैप्चर किया था, तो अबू बकर। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो दिस इज डन, इसे कर लेना।